हम लोग दुखी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तकदीरों का फैसला किया, हम दुखी हैं उससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कौन सी गुंजाइश रहती है कि हम 370 या 35A के बारे में बात करें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कोई चीज काबिल हासिल जो है, अचीवेबल, दैट इज स्टेटहुड। कांग्रेस पार्टी ने स्टेटहुड को ही इशू बनाया। अब मेरे बोलने से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तो चेंज नहीं करेगी, तो फिर बाकी क्या रहा जो हासिल करना है? बाकी रहा सिर्फ स्टेटहुड। यूनियन टेरिटरीज जो है वो अपग्रेड होके स्टेट्स बनी है। स्टेट को तो कभी नहीं उन्होंने डाउनग्रेड किया। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फर्स्ट एग्जाम्पल जहां पे उन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफी की। यानी ये कहा जाए तो ये कत्ल है जमहूरियत का। हम सरकार का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कहा गया, ऑफर मिली हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरकार में शामिल होने की। लेकिन कांग्रेस ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता तब तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस हर सिचुएशन में मदद करना जहां पे उनको बीजेपी से खतरा लाहक होगा, और वो हम कर रहे हैं और खुशअस्लूबी से कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो लाठियों के सहारे वापस लौटी है, यानी कि सहारा लिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राहुल गांधी की यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, उससे जो गुडविल फैक्टर क्रिएट हुआ, उससे जो लोगों में जो डर और खौफ था उस वक्त डिस्पेंसेशन का, उस वक्त बीजेपी का, उस वक्त एजेंसीज का, वो डर से अगर बाहर आए तो वो उस यात्रा की वजह से आए। उसमें उमर साहब भी शामिल हुए, उसमें महबूबा जी भी शामिल हुए, लेकिन लोग ना उमर साहब के वास्ते निकले थे ना महबूबा जी के वास्ते निकले थे। ये तो एक अयान और बयान, एक मुसल्लमा हकीकत है कि लोग उस वक्त राहुल गांधी के वास्ते निकले थे। पूरे मुल्क में एक रे ऑफ होप है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी है नेशनल लेवल पे। उसी तरह वही सेंटिमेंट जो है और या वही होप जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर के लोग भी राहुल गांधी को एक होप समझते हैं, और उस होप का कंटिन्यूएशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया भी उस वक्त जिस वक्त राहुल गांधी यहाँ आए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, सरकार की कारकर्दगी और इसमें मकामी जमातों का रोल, और उसके साथ साथ कांग्रेस का आने वाला वक्त, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं MLA शालटेंग और स्टेट कांग्रेस चीफ तारक हमीद कर्रा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है उसके हवाले से बात तो करेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस क्या सेहतयाब है जम्मू कश्मीर में? देखिए, सेहतयाबी का अपना अपना पैमाना होता है जी। आप किस पैमाने से उसको देखती हैं, और उसको देखने के बाद में वो पैमाना आपको सेहतयाबी का दिखता है या नहीं दिखता। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक़ है या मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस वक्त बहुत तेज़ी से रिवाइवल की तरफ चल रही है। ठीक। और जिस तरीके से इस वक्त सबसे पहले हमने जो जोर दिया, जब से हमने कांग्रेस पार्टी का चार्ज संभाला जी, तो हम रिवाइवल को हम ग्रास रूट लेवल से उसकी रिवाइवल के ऊपर जोर दे रहे हैं। ठीक। कि ऑर्गेनाइजेशनली जिस वक्त कोई भी पार्टी स्ट्रेंथ में होती है तो वही उसकी आगे इम्तिहान जब भी होते हैं, इलेक्टोरल बैटल्स जब भी होती हैं, तो वो सामने आता है। सो माय फर्स्ट एम्फेसिस इज ऑन रीबिल्डिंग द पार्टी, और इसको रीजुविनेट करने में हम लगे हुए हैं। और हमने उस सिलसिले में हमारे 20 ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के, तो तमाम 20 ज़िलों में हमने इस वक्त पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्टी का जो जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे तो पूरे मुल्क में जो उसके वास्ते एक्टिविटी हो रही थी वो यहाँ भी हुई, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए गए, चुने गए रादर। और इसी तरह से आगे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक कमेटीज़ हैं। सो में सो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हम बूथ लेवल तक भी पहुंच जाएं, और वो एक्सरसाइज जिस वक्त कंप्लीट होगी पार्टी की स्ट्रेंथ उसी से बन के सामने आती है। कर्रा साहब, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हमने
पिछले कुछ अरसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर देखी हैं, जिसमें हम देखें तो बहुत बार सदारत जो है वो बदली गई है, वक्त के साथ साथ बदली गई है। बहुत बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर दूसरी जमातों में गए या अपनी पार्टीज़ जो हैं वो बना ली। तो किस तरीके से नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में, क्योंकि रिवाइवल की तरफ आप आ तो रहे हैं लेकिन मुश्किलात भी उसके साथ कहीं ज़्यादा है। नहीं, ऐसी चीज़ों में तो मुश्किलात तो लाजमी सी बात है। अब नुकसानात का जो मैग्नीट्यूड था उसके हिसाब से रिवाइवल के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जो आपने जिक्र किया कि हमारे सीनियर लीडर्स छोड़ के चले गए, और हालांकि जो आज़ाद साहब के साथ गए थे वो तो तकरीबन सब के सब अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए हैं, लेकिन एक गैप तो बन ही जाती है। और जिस वक्त वो गए तो वो अपने वर्कर्स वगैरह को लेके साथ गए, अब वापस आए हैं तो इन बिटवीन जो गैप्स की वजह से जो एक प्रॉब्लम बन जाती है तो वो तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उस चीज़ को आगे चलाना है। अलबत्ता आज की डेट में अगर देखा जाए, ज्वाइनिंग्स जो है ये सिर्फ होम कमिंग वाली ज्वाइनिंग्स नहीं है। होम कमिंग वाली ज्वाइनिंग्स हुई जो आज़ाद साहब के साथ निकले थे या पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे, किसी और पार्टी में जाके वापस आने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोग आ गए हैं, उतना ही नहीं है ज्वाइनिंग उससे बाहर भी है। और हर लेवल की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो एक होप है, जो रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक रे ऑफ होप है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी हैं नेशनल लेवल पे। उसी तरह वही सेंटिमेंट जो है और या वही होप जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर के लोग भी राहुल गांधी को एक होप समझते हैं, और उस होप का कंटिन्यूएशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया भी उस वक्त जिस वक्त राहुल गांधी यहाँ आए। इलेक्टोरल गेन्स उतनी हुई नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत है वो अलग सी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने, जम्मू हो या कश्मीर हो, जिस तरीके से उन्होंने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ रिलेट किया अपने आप को, ख़ास तौर से कश्मीर के साथ, कश्मीर के नौजवानों के साथ जिस तरीके से उन्होंने रिलेट किया, तो एक फील गुड फैक्टर बन गया उसके वास्ते कांग्रेस के लिए। और आज भी वो फील गुड फैक्टर मौजूद है, बल्कि जिस तरीके से वो यहाँ का नौजवान, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो, वो जिस वक्त पूरे मुल्क की एक्टिविटीज़ देख रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त हेड ऑन ले रहे हैं बीजेपी के साथ और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो वही रेप्लिकेट होता है जम्मू कश्मीर में भी। जो कांग्रेस का अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, उसका कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है? देखिए, इसमें फ़ायदा नुकसान तो अलग से एक इशू है, लेकिन देखना यह है कि उस अलायंस के पीछे स्पिरिट क्या था जी। तो उस वक़्त जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो अलायंस हुआ, उससे पहले एक अलायंस इंडिया ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो मुल्की सतह पे हुआ था, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक हिस्सा थी, और वो सब का सब बीजेपी की पॉलिसीज़ और उनका जो एजेंडा था, जैसे हम उसको आम खाम ज़बान में कहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस, तमाम सेकुलर फोर्सेस जमा होके उन्होंने ये किया कि वी विल ट्राई कि चाहे बीजेपी को वो हराने की कोशिश कहें या उनको कहीं रोकने की कोशिश करें, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। वहाँ पे नेशनल लेवल पे जहाँ मोदी जी का स्लोगन था कि 400 पार वगैरह वगैरह, उसमें जिस वक्त ये इंडिया ब्लॉक बना उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुल्की सतह पे, और बीजेपी कमज़ोर होती हुई सामने आ गई कि हाँ, अब बीजेपी का वो असेंडिंग ग्राफ नहीं है, ये डिसेंडिंग ग्राफ की तरफ आ गया। यहाँ का जो अलायंस था दैट वाज इन कंटिन्यूएशन टू द अलायंस जो नेशनल लेवल पे हुआ था। स्पिरिट उस वक्त यही था यहाँ पे हमारा कि
सब सेक्युलर फोर्सेस मिलके उनको बीजेपी को रोका जाए, ताकि वो इसके पॉलिटिकल गलियारे कहें या पावर के गलियारे कहें या सेक्रेटेरिएट कहें, तो पावर से उनको दूर रखा जाए। और उसमें भी ये अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की थी, वो उसमें हम लोग कामयाब हो गए। तो ऐसा ही एक अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी बनाया गया था, PAGD, जो नाकाम हो गया, जिसका मकसद यही था कि बीजेपी को रोका जा सके। तो उसकी नाकामी की वजह क्या लगती है? देखिए, क्यों ऐसा हुआ? सीट शेयरिंग पर भी बाद में तजाद जो है वो देखने को मिला। नहीं, हमें उसके कंटोर्स का नहीं मालूम कि वो किन कंटोर्स पे थी, क्या पैरामीटर्स थे। अलबत्ता एक चीज़ कहेंगे कि उसके टूटने या तोड़ने में भी एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ था, या अगर बात बिल्कुल खोल के कही जाए तो उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा अमल दखल था कि ये अलायंस कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। बट उनके क्या अपने पैरामीटर्स उन्होंने क्या तय किए थे या क्या कंटोर्स थे उस अलायंस को बनाने के, उसकी मुझे इल्मियत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो लाठियों के सहारे वापस लौटी है। लाठियों के सहारे का आप थोड़ा एलाबरेट कीजिए। यानी कि सहारा लिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, आप इसको कांग्रेस के ही मथे क्यों लाठियां उनके हिस्से में दे रहे हैं? ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी की जो एक यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, उससे जो गुडविल फैक्टर क्रिएट हुआ, उससे जो लोगों में जो डर और खौफ था उस वक़्त डिस्पेंसेशन का, उस वक़्त बीजेपी का, उस वक़्त एजेंसीज का, वो डर से अगर बाहर आए तो वो उस यात्रा की वजह से आए। उसमें उमर साहब भी शामिल हुए, उसमें महबूबा जी भी शामिल हुए, लेकिन लोग ना उमर साहब के वास्ते निकले थे ना महबूबा जी के वास्ते निकले थे। ये तो एक अयान और बयान, एक मुसल्लमा हकीकत है कि लोग उस वक़्त राहुल गांधी के वास्ते निकले थे, उनको देखने निकले थे, उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी को जोड़ने के वास्ते निकले थे। तो लाठी तो कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है उस फील गुड फैक्टर का। वाइस वर्सा आप कह रहे हैं। ये भी हकीकत है कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे भारत को जोड़ा और जम्मू कश्मीर में भी अपना एक नाम जो है वो कांग्रेस करके गई। लेकिन वहीं पर वही सवाल कि अगर वाइस वर्सा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको क्यों कम तादाद में सीटें प्रोवाइड की जब सीट शेयरिंग का मामला आया? देखिए, कांग्रेस की हिस्ट्री रही हुई है, वो नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा कुर्बानी दे देते हैं। यानी इस बार भी आपने कुर्बानी, आप सुन लीजिए। और वो उस वक़्त उनका जो पैरामाउंट कंसिडरेशन थी कांग्रेस पार्टी की, हम लोगों की, वो यही थी कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है। ठीक। और अगर उस वक़्त कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा खींचातानी हुई होती, मैं सिर्फ कश्मीर की सीट्स को लेके कहता हूँ, कश्मीर में हमें सीट्स कम मिली, जम्मू में हमें ठीक ठाक ज़्यादा सीट्स मिली, लेकिन हम लोगों का मानना था कि फील गुड फैक्टर जो क्रिएट हुआ था भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, राहुल गांधी की उस मार्च की वजह से, या लोगों ने जो सॉलिडारिटी दिखाई थी, अगर उस वक़्त कांग्रेस पार्टी को इवन ज़्यादा सीट्स भी मिलती तो हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखा सकते थे उस वक़्त भी। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट के वास्ते हमने वही चीज़ की कि चंद सीटों के वास्ते जो लार्जर इंटरेस्ट है वो ये है कि बीजेपी को सरकार से बाहर रखना है, तो चंद सीटों के वास्ते हम इतना बड़ा नुकसान हमें नहीं करना चाहिए, और उसका हमने मुजाहरा किया, और जिसकी वजह से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें दी। करा साहब, चुनिंदा सरकार लोगों की, उसको बने हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लगभग 16-17 महीने का ही अरसा हो चुका है, 1.5 साल तकरीबन हो चुका है। आप गवर्नेंस मॉडल को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो दावे, जो वादे सरकार ने इक़्तिदार में आने से पहले किए थे, उसके हिसाब से काम हो रहा है? देखिए, इलेक्शन हर पार्टी अपने अपने एजेंडा पे लड़ती है जी।
चाहे वो अलायंस में हो या अलायंस में नहीं हो, 1-on-1 अगर हो। जी। वही इस बार भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा पे लड़ी, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ी, कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडा और अपने मैनिफेस्टो पे लड़ी इलेक्शन। ठीक है। उसमें आप उनके एक कामयाब एजेंडा को या कामयाब मैनिफेस्टो को मिक्स नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के एजेंडा के साथ, या उनके नाकाम एजेंडा या नाकाम मैनिफेस्टो को मिक्स नहीं कर सकते कांग्रेस के साथ में। तो अपना अपना एजेंडा था, अपने अपने प्रॉमिसेस थे, अपने अपनी जो एक लाइन ऑफ एक्शन जो था वो था। और उसी की वजह से आज अगर कहीं पे कोई प्रॉमिस उन्होंने अगर पूरा किया हो तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। कोई प्रॉमिस अगर उन्होंने पूरा ना किया हो तो उसका डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। ना उनके काम, अच्छे काम का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, ना उस काम का डिस्क्रेडिट हमें मिल सकता है जो उन्होंने नहीं किया हो। हम सरकार को सपोर्ट करते हैं एज अलायंस पार्टनर्स, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आउटसाइड सपोर्ट जिसको कहा जाता है। हम सरकार का हिस्सा नहीं है, हमने कैबिनेट में हम हिस्सेदार नहीं हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कहा गया, ऑफर मिली हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरकार में शामिल होने की, लेकिन कांग्रेस ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता तब तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अभी की अगर जो भी अच्छे काम हैं उसका क्रेडिट भी उन्हीं को है, अगर नहीं है तो उसका डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को। हमारा काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस हर सिचुएशन में मदद करना जहां पे उनको बीजेपी से खतरा लाहक होगा, और वो हम कर रहे हैं और खुशअस्लूबी से कर रहे हैं। तो कैबिनेट अभी मुकम्मल नहीं हुई है, कैबिनेट अभी भी अधूरी है। अभी है 3 स्लॉट्स अभी खाली हैं। जी जी। तो इसकी क्या हम वजह समझे, या तो स्टेटहुड रुकावट आ रही है? स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगी तब तक कैबिनेट तैयार नहीं होगा? ना, ये वो बात नहीं है। हमने जो स्टेटहुड की बात या कंडीशन जो या प्रिंसिपल स्टैंड जो लिया हमने, वो कांग्रेस के वास्ते लिया कि कांग्रेस तब तक नहीं शामिल होगी जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता। बाकी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज एट लिबर्टी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कब करना चाहेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन या किसको लाना चाहेंगे कैबिनेट में अपनी पार्टी में से, तो दैट इज तो वहां पे भी हिस्सेदारी कांग्रेस की नहीं होगी कैबिनेट? नहीं, कांग्रेस ने बताया ना, मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस को ऑफर तो तब भी थी, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि हम तब तक कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि ये सरकार जो यूनियन टेरिटरी है, ये पहले तो जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, वो तो अलग जुल्म था ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, एक अलग नाइंसाफ़ी थी ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। फिर उसको फिर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना, तो ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात थी। और हम लोगों को शायद इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र थी कि यूनियन टेरिटरी की सरकार कितना डिलीवर कर सकती है, और एक स्टेट जो है, बाज़ाब्ता एक स्टेट जिस तरह बाकी मुल्क में स्टेट्स हैं, वो कितना डिलीवर कर सकती हैं। तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए, और जो लोगों की डिमांड है, लोगों की चाहत है, या लोग ये उन्होंने अगर जब वो रेस्टोर करेंगे तो वो कोई मेहरबानी तो नहीं करेंगे जम्मू